हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 6 to 12 के सभी क्लास के बच्चों के लिए जो है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोग जानते हैं हिंदी व्याकरण क्या होता है ना। तो हिंदी व्याकरण के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है भाषा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है आप इस क्लास को क्या कर दे, अपने भाइयों बहनों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दे। इसको आप क्या करें, पहले शेयर कर दे। इस क्लास को आप सबसे पहले आप क्या कर ले, शेयर कर दे। चलिए, उम्मीद है कि शेयर हो कर दिए होंगे, अपने भाइयों रिश्तेदारों सभी को बुला लिए होंगे, क्योंकि आज की क्लास भी बेहतरीन होने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, भाषा चैप्टर भी पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिए हैं। भाषा चैप्टर का एक क्लास हो चुका है आज जो है, यानी कि डे 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। डे 1 में भाषा के बारे में कुछ जो है पढ़ लिए हैं। आगे इसके आगे जो हम क्या करेंगे, डे 2 में हम आज देखने वाले हैं। डे 2 जो है हमारा क्लास आज डे 2 होने वाला है, वही भाषा चैप्टर है ना। भाषा और व्याकरण है जो संपूर्ण सभी विद्यार्थियों के लिए है। क्या है ये, महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 6 के बच्चे और क्लास 6 के बच्चे से लेकर 12th तक के बच्चे को जो है ना, ये क्लास जो है होने वाला है, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी उनके लिए होने वाला है। तो आप क्या कर ले, अपने भाइयों बहनों और रिश्तेदारों को आप क्या करें, बुला ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम समय को बर्बाद न करें तो बेटर है हमारे लिए, और आप सभी के लिए भी बहुत ज्यादा ही कीमती वक्त है। उस कीमती वक्त को आप बर्बाद मत करें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से शेयर कर दिए होंगे, उम्मीद है कि हम। चलिए, हम लोग यहाँ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ जो है पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। पिछले क्लास में हम हो चुका था, कहाँ तक हो गया था, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, है ना। यहीं से पढ़ना था ना। आप कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे कि यहीं से पढ़ना था क्या। हाँ, चलिए, तो यहीं से पढ़ना था, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे ऊपर आप यदि उस क्लास को आप क्या है नहीं देख पाए हैं, तो सबसे पहले डे 1 को आप लोग क्या कर ले, जाके हिंदी व्याकरण का जो है मार्क्स क्लासेस पे आप लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे मार्क्स क्लासेस हिंदी व्याकरण डे 1 आपको मिलेगा। वो रंजित सर यानी कि मेरा जो है वो पढ़ाया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। वो क्या कर ले, सबसे पहले जाके आप कवर कर ले उस चीजों को, वहां पे जाके आप पढ़ ले, उसके बाद यहाँ पे आके दूसरी क्लास को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं वो है हमारा दूसरा नंबर पॉइंट की हम बात कर ले, तो वो है हमारा बोली जो है होने वाला है, यानी कि बोली क्या होती है उसके बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बोली और एक क्या कहता है, बोली हो गया और उपभाषा हो गई, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, एक्चुअली में जो ये हिंदी जो शब्द है ना, वो आया कहाँ से, हिंदी व्याकरण में जो हिंदी जो है वो आया कहाँ से है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हिंदी का जो है हम पिछले क्लास में भी बोल चुके थे कि हिंदी का जो है जन्म एक प्रकार से कहेंगे या विकास कहे, जो भी माने, वो कहाँ से हुआ है, तो वो कहेंगे आप लोग जो है संस्कृत से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से बना, फिर क्या बना, तो पाली बन गया। पाली बना और पाली से क्या हो गया, पाली भाषा हुआ। पाली से फिर प्राकृतिक भाषा आया। उसके बाद जो है प्राकृतिक भाषा से फिर क्या हो गया, अपभ्रंश भाषा आ गई। अपभ्रंश के बाद जो है अवहट अवहट भाषा आई, और अवहट भाषा से फिर बन गया हमारा जो है हम अब भी पढ़ रहे हैं वो हिंदी, और हिंदी व्याकरण यहाँ से बन के आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बातें, चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें यदि क्लियर है तो आप लोग थंबनेल करेंगे, आप जो है बताएंगे कि सभी हम लोग समझ रहे हैं, ये हमारा जो है बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग को कह रहा है पॉइंट 2.1 में जो है 2.1 यानी कि 2.1 जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम, यानी कि इतिहास क्रम इधर दिया गया है, जो भाषा कहाँ से आया है उसके बारे में हम लोग उधर देख लिया है। इसके आगे जो है हम लोगों को दिख रहा है कि विकास, अब विकास कहाँ से हुआ है, भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो वैदिक संस्कृत हो गया, अलौकिक के बाद संस्कृत, अलौकिक संस्कृत बना। उसके बाद जो है पाली शब्द आया, जो है ना ऊपर में देख रहे हैं ना। संस्कृत के बाद हमारा कहा, ये जो है पाली आया था। तो पाली कहाँ से हो गया, शुरुआत जो है वैदिक संस्कृति से हुआ। वैदिक संस्कृत के बाद जो अलौकिक संस्कृत आया, और अलौकिक संस्कृत के बाद बना हमारा पाली। जो भगवान बुद्ध का जो समय था, जो भगवान बुद्ध का जो समय था
उस टाइम में जो है पाली भाषा में लिखा जाता था किसी भी चीज को। तो वो जो है हमारा पाली शब्द हो गया। ये पाली शब्द में क्या है, उस समय लिखा जाता था। भगवान बुद्ध के उपदेश दिए थे, भगवान बुद्ध जो है उपदेश दिए थे किस भाषा में, तो आप लोग कहेंगे पाली भाषा में। ये प्रश्न आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, ये कि भगवान बुद्ध जो है किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, तो आप क्या कहेंगे, पाली भाषा में कहेंगे। उसके बाद आपका आता है कौन, प्राकृतिक भाषा आता है। उसके बाद अगला जो है वो प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा क्या होता है, तो प्राकृतिक भाषा जो है भगवान महावीर के उपदेश दिए थे। भगवान महावीर जो है कौन सा भाषा में उपदेश दिए थे, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, है ना। यानी कि भगवान बुद्ध जो है क्या कहता है, पाली भाषा में दिए, भगवान बुद्ध पाली भाषा में अपना उपदेश दिए। और महावीर जो है, भगवान महावीर कौन सी भाषा में दिए, तो आप कहेंगे प्राकृतिक भाषा में दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग के सामने है अपभ्रंश भाषा आया, उसके बाद अवध हुआ, उसके बाद प्रारंभिक, प्रारंभिक कौन चीज, प्रारंभिक हिंदी आ गई। अब उसके बाद जो है प्रारंभिक हिंदी का शुरुआत हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे देख रहे हैं, तो आगे कह रहा है क्या, आगे जो लिखा हुआ है, आगे 2.2 में जो है 2.2 में आप लोग देखेंगे, 2.2 में लिखा हुआ है क्या, कि बोली विभाषा यानी कि उपभाषा, है ना, उसकी उपभाषा कहते हैं, उपभाषा। और उसके बाद भाषा में अंतर, भाषा में और उपभाषा में अंतर है, इसके बारे में आया। तो बोली से क्या बना है हमारा, बोली से हमारा बन गया है उपभाषा, और उपभाषा से भाषा बन गया। ठीक है। क्या बना, बोली से आ गया आपका, आपका जो है उपभाषा आ गया, और उपभाषा से आपका क्या आ गया है, तो आप कहेंगे क्या, भाषा आ गया। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग के सामने जो है दिख रहा है बोली, यानी कि बोली जो है, ये देख लीजिए पहला बोली में क्या होता है, बोली किसको कहते हैं, अत्यंत सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली, है ना। अत्यंत सीमित क्षेत्र जो होता है उसमें बोली जाने वाली बोली, जिसमें साहित्य का अभाव होता है, इसमें क्या होता है, साहित्य का अभाव होता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग कहेंगे बोली कहेंगे। यानी क्या है कि सीमित, अत्यंत, अत्यंत मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सीमित जो क्षेत्र होता है, उस सीमित क्षेत्र में जो है बोले जाने वाली भाषा जो होती है, जो बोली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है विभाग यानी कि उपभाषा। उपभाषा को सब लैंग्वेज भी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो उपभाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, सब लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो है जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ से भाषा जो है ना, बोली का क्षेत्र जो है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जब तो क्या होता है, जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो क्या बनता है उसमें साहित्य, और उसमें साहित्य रचना होने लगती है ना। उदाहरण की बात करें तो वो हो गया अवधि हो गया आपका, और ब्रज भाषा हो गया। क्या हो गया, अवधि भाषा हो गया और ब्रज भाषा हो गया। तो आप कहेंगे क्या कि बोली का ही एक प्रकार से क्या होता है, ये जो बोली है उसी का क्या होता है, उपभाषा हो गया आपका, अवधि भाषा हो गया वो, और ब्रज भाषा। मतलब विकास ये सब से जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आते चल रहा है। पहले यानी कि बोली हुआ, पहले आपका बोली आया, उसके बाद आपका उपभाषा आ गया, उसके बाद जो है भाषा बना, है ना, यही बात है ना। तो बोली हम लोग देख लिया, अत्यंत जो सीमित क्षेत्र जो होती है में बोले जाने वाली जो बोली होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं बोली। यानी उसके बाद हो गया आपका उपभाषा। उपभाषा जब होता है क्या, जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी बोल रहा है जहाँ पे बोली जो है उसका थोड़ा सा विस्तार हुआ, क्षेत्र बढ़ा, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे आप उपभाषा कहेंगे। और अवधि हो गया आपका उपभाषा होता है बोली का, और उसके बाद हो गया ब्रज भाषा। ठीक है। उसके बाद जो है आपका तीसरा पॉइंट दिख रहा है, वो तीसरा पॉइंट यानी कि भाषा, जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं वो लैंग्वेज है, जो जब उपभाषा का सर्वमान्य मानक रूप बन जाता है, विस्तृत व्याकरण होता है, और वह शासन या शिक्षा का माध्यम बन जाती है ना, तब वो क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे का है क्या, अगला जो 2.3 है, 2.3 में बोला जा रहा है कि हिंदी की 5 गो उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, है ना। और ये जो है अपभ्रंश के अनुसार विभाजन हुआ, अपभ्रंश भाषा जो है उसके अनुसार क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। यानी कि आपसे प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि भाषा की कितनी जो है ना, ये क्या कहता है, हिंदी में हिंदी की उपभाषाएं कितनी, ये क्वेश्चन बनेगा आपकी।
तो आप कहेंगे हिंदी का 5 गो उपभाषा है और उसमें जो है 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? तो आप कहेंगे 18 गो बोली है। अब पहला जो होता है आपका, पहला जो हो गया कि इसमें से पहला जो यानी कि क्या है आपका, पहला हुआ कौन? आपका पहला हो गया स्वरसेन अपभ्रंश। आपका पहला क्या हो गया, यानी कि पहला के अंदर जो हो गया आपका हो गया पश्चिमी हिंदी, जिसको पश्चिमी इलाका में बोला जाता है। तो अपभ्रंश हिंदी से आ गया आपका पश्चिमी हिंदी। और उसमें क्या होता है, पश्चिमी हिंदी जो होता है वो खड़ी बोली यानी कौड़वी यानी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली हो गया, हरियाणवी, ये सब भाषा कहाँ पे जाएगा? तो पश्चिमी में आप कहेंगे पश्चिमी में जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया अर्धगामी। दूसरा क्या हो गया? अर्धगामी। अर्ध अर्धमगधी हो गया, सॉरी, अर्धमगधी अपभ्रंश बोलते हैं। अब अर्धमगधी अपभ्रंश किसको कहेंगे? अर्ध मगधी अपभ्रंश होता है जो पूर्वी यानी कि हिंदी होता है, पूर्वी हिंदी जो होता है ना उसको कहा जाता है अर्ध मगधी अपभ्रंश। और ये जो है अवध, अवधि यानी कि अवधि हो गया, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब एबीसीडी यानी कि ये ट्रिक है याद रखने का, एबीसीडी। आपका कौन सा भाषा हो गया? तो आप कहेंगे अर्ध मगधी हो गया, जो अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश हो गया। और अर्ध मगधी अपभ्रंश में किधर से भाषा आया, किस इलाके, किस साइड से आया है, दिशा की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। आगे जो है आपका हो गया तीसरा नंबर हो जाता है, वो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश क्या होता है? यानी कि राजस्थान की जो भाषा होती है वो होता है, राजस्थान में जो भाषाएं बोले जाती है वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। कौन सी भाषा? तो राजस्थानी जो भाषा होती है वो। और राजस्थानी में आप बहुत तरह की भाषा देखे होंगे, मारवाड़ी बोलता है, मारवाड़ी भाषा होती है, वो भी कहाँ पे रहेगा? तो आप कहेंगे क्या? राजस्थानी में आएगा। राजस्थानी में ही आ गया आपका, मारवाड़ी हो गया, पश्चिमी हो गया, जयपुरी हो गया, दुधारी, ये सब पूर्वी है ना, मेवाती हो गया, ये सब आपका किधर आ गया? किधर की भाषा है? तो आप कहेंगे सौरसेनी का है और वो राजस्थान का। उसके बाद है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश चौथा नंबर जो है वो पहाड़ी हिंदी हो गया, गढ़वाली हो गया, आपका कुमाऊनी, ये हिमाचली हो गया, ये सब क्या होता है आपका पहाड़ी हिंदी हो गया। उसके बाद आपका आता है मगधी। मगधी अपभ्रंश पांचवा नंबर हो गया, तो बिहारी हिंदी हो गया, जिसमें आपका भोजपुरी आ गया, मगही और मैथिली आ गई। ये सब भाषा क्या है आपको याद रखना है। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? आप कहेंगे क्या हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? तो आप याद रखेंगे 5 भाषाएं हैं, जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो हो गया आपको। उसके बाद 18 बोलियां हैं टोटल, आप इसमें जो है 18 बोलियां आपको दिखाई देगी, दिख गया, ये 18 बोलियां होती है, जिसको आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप लोग को आगे जो है तीसरा पॉइंट जो है आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका बोली, सॉरी ये लिपि होता है, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि क्या होता है ना? तो इतिहास एवं देवनागरी लिपि, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे जो है लिपि में ही क्या होता है, लिपि में 3.1 जो है आपका टॉपिक नंबर यानी पॉइंट नंबर 3.1 है। उसमें लिपि का अर्थ देखेंगे और भारत की प्राचीन लिपियां क्या है। तो ब्राह्मणी लिपि से ही क्या हुआ है? सभी लिपियां बनी है। ब्राह्मणी लिपि का ही क्या है? सभी लिपि का जननी है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में लिपियों का जननी किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्या? ब्राह्मणी लिपि को कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो माँ के द्वारा होता है, उसी प्रकार से जो है लिपि का जननी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि को कहा जाता है। जननी का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है माँ। इसका जननी कहने का मतलब होता है माँ। तो सभी लिपियों की माँ कौन है? तो आप कहेंगे क्या? ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, समझ में आया बात? क्या कहेंगे आप? ब्राह्मणी लिपि है। लिपियों की जननी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि को कहा जाता है। अब लिपि क्या होता है? परिभाषा ये होना चाहिए। सबसे पहले मुख्य बात तो ये होता है कि लिपि किसको कहेंगे, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि कहेंगे क्या? इसका मतलब ये होता है कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए दृश्य चिन्ह को लिपि कहते हैं। क्या कहेंगे? परिभाषा बोलेंगे क्या? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह होता है उसी को आप लोग कहेंगे लिपि, है ना। ध्वनि जो होता है उसको अंकित करने के लिए निश्चित किए गए दृश्य चिन्ह, जिसको सिंबल बोलते हैं,
जो हम सिंबल कह रहे हैं वो अब क्या है आपका, ये जो मात्रा है ना ऐसे करके आप लगा रहे हो, ये आप लगा रहे हो, ये यही आपका क्या है, सिंबल हो रहा है। ठीक है, इसी को लिपि बोलता है ना, इसी को लिपि बोला जाता है ना। लिपि क्या कहेंगे आप, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए दृश्य चिन्हों को लिपि कहते हैं। आप क्या कहोगे, लिपि कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है परिभाषा, आपको परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें क्लास 10 के लिए, तो ये लिपि का परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन क्या पूछ लेगा आपको, लिपि के आगे जो है ना, आगे हम लोग देखेंगे, पूछेगा आपको क्या है कि देवनागरी लिपि क्या होता है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है या लिखी जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे आपको क्या लिखा है, प्राचीन भारतीय लिपियां। अब प्राचीन भारतीय लिपि क्या होता है, तो प्राचीन भारतीय लिपि में हो गया आपका ब्राह्मणी लिपि हो गया। भारत की सबसे प्राचीन लिपि, ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि का नाम क्या है, तो ब्राह्मणी लिपि है। क्या कहोगे आप कहेंगे क्या, आप बताएंगे बाबू कि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो आप कहेंगे क्या, ब्राह्मणी लिपि है। क्या कहेंगे आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि है। क्या बोलेंगे आप, तो वो कहेंगे आप ब्राह्मणी लिपि है। क्या बोलेंगे आप, ब्राह्मणी लिपि। भारत की प्राचीन लिपि किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि को कहते हैं। किसको कहेंगे, तो भारत की प्राचीन लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि का है, और सभी का जननी भी है। भारत की अधिकांश लिपियां, यानी कि जितना भी लिपि का जो है विकास हुआ है, ये हम लोग आ रहा है, दिख रहा है, वो सबका जननी किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि को। ये जो लिपि आपको दिख रहा है, देवनागरी लिपि हो गया, बांग्ला लिपि, तमिल हो गया, ये सबका जो है ना विकास ब्राह्मणी से ही हुआ है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सभी का जो है विकास है जो है आपका कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि से हुआ। कहाँ से हुआ है, आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि से। किस किस का विकास हुआ है, तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। बांग्ला लिपि का कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि से हुआ, सॉरी ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। तमिल लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। बांग्ला लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे ब्राह्मणी लिपि से हुआ। जितना भी लिपियां है ना, वो सबका सब जो है, सबकी जननी कौन सा है, वो है आपका ब्राह्मणी लिपि है, ये आपका माँ है ना। उसके बाद जो ये लिपि जो लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो आप कहेंगे क्या, ये दाएं से, सॉरी बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, किधर से किधर की ओर लिखा जाता है, तो आप कहेंगे इसको जो है, इसको कहेंगे बाएं से दाएं की ओर। मतलब ये जो लिखा हुआ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो भी लाइन जो लिख रहा है, दिखाई दिया है, ये सब का सब क्या है, बाई से हम दाई की ओर बढ़ रहे हैं। इधर से ये हमारा बाई हाथ है, ये बाई हाथ जो है इधर से हम बढ़ किधर रहे हैं, दाई ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा लिपि है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या होता है, प्राचीन उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित लिपि, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, प्राचीन पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत में जो प्रचलित लिपियां है, वो दाएं से बाएं और लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, खरोष्टी लिपि कहेंगे, है ना। प्राचीन भारत की प्राचीन जो लिपि है वो आपका हो गया ब्राह्मणी लिपि हो गया। ब्राह्मणी लिपि में आ गया आपका देवनागरी हो गया, तमिल हो गया, बांग्ला हो गया। ये जो है आपको सबका सब कहाँ से आएगा, तो ब्राह्मणी लिपि से आगे आप कहेंगे। उसके बाद जो है आपका दूसरा लिपि है वो है खरोष्टी लिपि, और खरोष्टी लिपि का जो है विकास कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे इसका जो है प्राचीन उत्तर पश्चिम भारत में जो है प्रचलित लिपि है, जो जो दाएं से क्या, इधर से इधर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगला है आपका देवनागरी लिपि। अगला 3.2 में आपको दिख रहा है, वो आपका हो गया देवनागरी लिपि का परिचय एवं विश्लेषण। तो आप देखेंगे कि वैज्ञानिक लिपि एक ध्वनि एक चिन्ह होता है ना, ये या एक एक ध्वनि होता है या एक चिन्ह होता है, जिसको हम लोग देवनागरी लिपि भी बोलते हैं, एक प्रकार से चिन्ह ही हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आप कहेंगे क्या 3.2 में कि देवनागरी लिपि का परिचय एवं विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं में पहला दिया गया कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है।
देवनागरी जो लिपि होती है वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, इधर से उधर की ओर लिखा जाता है। उसके बाद आपका हो गया अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक क्या होता है? यह वर्णात्मक एवं न होकर अक्षरात्मक होता है, जैसे अंग्रेजी का रोमन लिपि है ना, वर्णात्मक हो गया। क्या हो गया आपको? वर्णात्मक लिपि हो गया। अक्षरात्मक लिपि यह वर्णात्मक न होकर क्या होता है? अक्षरात्मक होता है। जैसे आप कहेंगे अंग्रेजी का रोमन लिपि हो गया, है ना, ये आप क्या कहेंगे? अक्षरात्मक हो गया। तीसरा आपका वैज्ञानिक हो गया। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है ना, यानी कि वैसा ही का वैसा ही क्या हो जाता है? जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, उसको आप वैज्ञानिक लिपि कहेंगे। वैज्ञानिक हो गया आपका, यानी कि साइलेंट लेटर नहीं होता है, जिसमें साइलेंट नहीं होता है उसको आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही का वैसा ही यदि लिखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया वैज्ञानिक लिपि हो गया। उसके बाद है शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होता है? तो अक्षरों के ऊपर समतल रेखा खींची जाती है ना, अक्षरों के ऊपर ऐसे करके हम जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं सीता, ये जो हम आप सीधा एकदम लाइन खींच दिए, ये आपका शिरोरेखा, इसी को कहा जाता है शिरोरेखा। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, यहाँ से आपका बीवीआई पॉइंट है, ये आप इसको नोट कर लेंगे, बीवीआई कर लेंगे इसको। इसको आप परीक्षा की दृष्टि से इस पॉइंट को बीवीआई कर ले। तीसरा 3.3 जो है आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ज्यादातर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड क्लास 10 की हम बात करें तो, या 11th की हम बात करें तो, या 12th की बात करें तो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? आपको पूछा जाएगा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो है भाषा जो है उसका लिपि क्या है, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि है। किस किस का है भाई? आप कहोगे क्या? संस्कृत का भी लिपि क्या हो गया? तो देवनागरी हो गया। जो सबसे पुराना भाषा जो है वो संस्कृत ही है, और उसका भी लिपि क्या है? तो देवनागरी है। उसके बाद हिंदी कहोगे, हिंदी का भी लिपि क्या है? तो आप कहेंगे देवनागरी है। उसके बाद हम पूछे आपसे कि मराठी जो है वो उसका क्या है, तो आप कहेंगे देवनागरी हो गया, है ना। नेपाली नेपाली भाषा भी, उसका भी देवनागरी ही लिपि होता है। नेवाड़ी होता है, उसका भी भाषा आप कहेंगे नेवाड़ी भाषा का भी लिपि क्या होता है? तो आप कहेंगे देवनागरी ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको देवनागरी लिपि समझ में आ गया होगा इतना बात। यहाँ से प्रश्न आपको 1 नंबर का मिलेगा, डिवीजन प्रश्न रहेगा यहाँ से। इस टॉपिक से आपको जो है एक प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए रहता है, पूछा जाएगा इतना बात। ठीक है। लिपि कौन सा लिपि में लिखा गया है, पूछा जाएगा क्या? हिंदी, हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि, मराठी, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, बंगाली, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी में लिखा जाता है। उसके बाद आपका हो गया दूसरा पंजाबी। पंजाबी जो भाषा होती है, पंजाबी जो भाषा है उसका लिपि क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या? गुरुमुखी होता है। पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? तो आप कहेंगे गुरुमुखी। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे गुरुमुखी। उसके बाद आपका हो गया बांग्ला। अब बांग्ला का क्या होगा? तो बंगाली लिपि हो गया। ठीक है, बांग्ला का क्या होगा? तो बंगाली लिपि हो गया। उसके बाद इधर आपको अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन दिख रहा है, उसका आपको लिपि क्या होता है? तो रोमन होता है। क्या होगा? रोमन हो जाएगा। किसका किसका होगा रोमन? अंग्रेजी का, फ्रेंच का और जर्मन का हो जाएगा। ठीक है, कितना का होगा? फ्रेंच का, जर्मन और अंग्रेजी का। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इंपॉर्टेंट इसका ये है कि अंग्रेजी का आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रोमन। ठीक है। उसके बाद नीचे दिख रहा है आपको उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया। अरबी, उर्दू, फारसी का क्या हो गया? यानी कि आपका जो है वो हो जाता है फारसी लिखा है, फारसी होता है। और फारसी लोग जो होता है, मुस्लिम लोगों का जो होता है वो दाएं से बाएं और लिखाया जाता है, मतलब उस साइड से शुरू करेंगे और इधर की ओर पहुंचेंगे। मुस्लिम लोग लिखते हैं वो। ठीक है, और हम लोग जो लिखते हैं वो हमारा इधर से और उधर की ओर जाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि हिंदी की भाषा हो गई। ठीक, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि फारसी जो है लिपि का कौन कौन सा आएगा भाषा, तो आप कहेंगे उर्दू हो गया आपका, अरबी हो गया, फारसी हो गया, ये आपका फारसी लिपि के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है रूसी है, तो आप रूसी कहेंगे, तो रूसी हो जाएगा सिरिलिक होगा, सिरिलिक लिपि होता है। क्या कहेंगे? सिरिलिक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इससे आपको ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा, नहीं तो आप क्या करते रहिएगा? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो आप क्या कीजिए? अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिए, जो
जिसको हम लोग बीबीआई बोल रहे हैं, हम बीबीआई बोलते जा रहे हैं, उसको आप बीबीआई करते चलिएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है ये। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा है, आगे जो है अगला जो है चौथा नंबर यानी कि पॉइंट जो है हम लोग को दिख रहा है, तो चौथा क्या है? तो आप कहेंगे क्या? चौथा जो है हमारा व्याकरण। अभी जो हम ग्रामर जो पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके अंग कितने होते हैं और व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं उसका परिभाषा एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी कि हिंदी व्याकरण क्या होता है और इसका कितना अंग होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब जो व्याकरण है, उस व्याकरण बना किससे है? तो आप कहेंगे क्या? बी प्लस आ प्लस कृति है ना, प्लस लिट्टू है ना, लिट्टी जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय लगा होता है, उसी से मिलके क्या बना है? व्याकरण है ना। ये जो क्री और लिट जो मिलके बनता है तो वो बनता है करण। क्या बनेगा आपका? क्री, ये संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत से आता है। क्री जो है ना प्रत्यय है, ये लिट प्रत्यय होता है, इसको प्रत्यय बोलते हैं। लट्टू जो है, लट्टू प्रत्यय है। और बी प्लस आ, बी प्लस आ है ना, और प्लस क्री मिलके क्या बना? बी आ और क्री से क्या बन गया? करण। और सबको मिलाएंगे आप तो क्या बन गया हमारा? व्याकरण। ठीक है, ये क्या बन गया? व्याकरण बन गया। ठीक है ना, यानी कि उत्पत्ति यही दिखा है, बी प्लस आ प्लस क्री धातु से है ना, ये मिलके क्या बन गया? व्याकरण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना या विशेष विश्लेषण करना। क्या होता है? व्याकरण का मतलब ही होता है किसी भी चीज को भली भांति जानना या विश्लेषण करना। अब इसका परिभाषा क्या होता है? व्याकरण का परिभाषा क्या होता है? तो व्याकरण वह नियम किए शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। क्या ये आप व्याकरण का परिभाषा ये भी बोल सकते हैं? व्याकरण, हिंदी व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। जिस चीज से हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहेंगे आप कहोगे क्या? व्याकरण कहते हैं। क्या कहेंगे आप? तो व्याकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए इसके आगे जो देखते हैं, आगे जो है इसके आगे कुछ जो है और भी पॉइंट्स है ना, उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है कि व्याकरण जो है, व्याकरण में 4.2 में व्याकरण के अंग हो गया। व्याकरण के 4 अंग होता है ना। तो अब जो है पहला हो गया वर्ण हो गया आपका, दूसरा शब्द हो गया, और तीसरा हो गया आपका पद, और चौथा हो गया आपका वाक्य। आपसे परीक्षा में प्रश्न ये रहेगा, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे 4 अंग है। कौन कौन हो गया? तो आप कहेंगे वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया और वाक्य हो गया, है ना। कितना हो गया? 4 हो गया। अब चारों इधर दिया गया है, वर्ण विचार है ना, वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद, संधि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पे वर्ण विचार में। उसके बाद होता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में ये होता है कि शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं भेदों यानी कि तत्सम, तद्भव आदि सब के बारे में आप क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। एक एक चैप्टर का मतलब अलग अलग जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है ये बना होता है। उसके बाद है पद विचार। और पद विचार में क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होकर, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होकर पद बन जाता है तो उसी को आप लोग क्या कहेंगे? पद विचार कहेंगे। और इसमें संज्ञा आ गया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाएगा वाक्य विचार क्या होता है? तो आप कहोगे क्या? वाक्यों की रचना, रूपांतरण और विराम चिन्ह और वाक्य भेद का अध्ययन। किस किस में आएगा? किसका अध्ययन? तो आप देखो वर्ण विचार में आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण जो होता है वो पढ़ेंगे। वर्ण विचार में आकार क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। भेद, वर्ण का भेद कितना होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। संधि इसी में आएगा, वर्ण में ही आता है। ठीक है, इसके बारे में आप वर्ण विचार में पढ़ेंगे, यानी कि आप कहेंगे ये वर्ण विचार में आता है। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार में आप क्या कहेंगे? शब्द विचार में आप पढ़ेंगे शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। विकास कहाँ से हुआ है वो पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है उसके बारे में, यानी कि तत्सम, तद्भव जो शब्द होता है उसके बारे में यहाँ से आप अध्ययन करेंगे। पद विचार में क्या पढ़ेंगे आप? तो संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है आपका वाक्य विचार। अब वाक्य विचार वाक्य विचार में क्या पढ़ोगे आप? तो वाक्य की रचना क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रूपांतरण, विराम चिन्ह और वाक्य का भेद कितना होता है, इस सब के बारे में हम एक
एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जितना भी चीज इधर बोल रहे हैं वो सबका सब हिंदी व्याकरण में आएगा और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं, यहाँ से चीजें जो है सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेके संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम है ना, उससे पहले तत्सम सर्वनाम, ये सब सबका सब चीज पढ़ेंगे अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे, है ना। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ से आगे आपका हिंदी व्याकरण का संवैधानिक प्रावधान एवं राज्य भाषा का कुछ नियम है ना, उसके बारे में 5वां पॉइंट में देखते हैं। तो वो क्या है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ है आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे जो है आप कहेंगे क्या कि भाग 17 में भाषा आता है, उसकी प्रमुख अनुच्छेद है, कुछ अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि 17 भाग होता है और 1 से लेके 4 तक, अध्याय 1 से लेके 4 तक जो है 17वां नंबर भाग होता है आपसे परीक्षा में। और ये जो है आपको यहाँ से जो चीजें है वो आपको क्या कहें, आपको जो है ना किसी भी एग्जाम की परीक्षा आप दे ले उसमें जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम की बात कर ले उसमें से यहाँ से जो है प्रश्न रहता ही है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। किसी भी हम बोल रहे हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर ले, चाहे वो कंपटीशन का ही क्यों ना हो, कंपटीशन का ही क्यों ना हो एग्जाम, उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। आप कहोगे क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या कि भाषा जो है, भाषा वो किस भाग में आता है, तो आप कहोगे संविधान का जो है, संविधान जो है वो संविधान के भाग नंबर 17 में आता है। कितना नंबर में आता है, तो आप कहेंगे 17वां भाग में आपको भाषा मिलेगा, है ना। अनुच्छेद कहाँ तक होता है, जो संवैधानिक अनुच्छेद है ना, वो 400 के आसपास में जो आपका जो अनुच्छेद है संविधान में बना हुआ जो अनुच्छेद है, वो उस अनुच्छेद में आपको 343 से लेके 351 अनुच्छेद जो है आपको कहाँ पे आएगा, तो भाषा से संबंधित आता है। उधर वही भी लिखा है, वही बात उधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। आपको परीक्षा में यही प्रश्न मिलेगा, ये प्रश्न मिलेगा कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान कितना से कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे 343 से लेकर 351 तक जो है आप हमारा क्या होगा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। कितना से कितना है, तो भारतीय संविधान के 17वां नंबर जो भाग है, इस 17वां नंबर जो भाग है ना, तो 17वां नंबर भाग में आपको मिलेगा 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 341 में क्या है, तो अनुच्छेद 341 में संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, तथा लिपि यानी कि देवनागरी जो है उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 341 का ए नंबर में, है ना, क्योंकि अनुच्छेद जो है अलग अलग भागों में बटा होता है, क ख ग ऐसे करके जो है बटा रहता है। तो आपका जो है 300 अनुच्छेद नंबर 341 जो आपको होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि संघ की राजभाषा जो हमारा हिंदी है वो 341 के अंतर्गत आता है। देवनागरी लिपि भी कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे 343 का एक में आएगा, ठीक है। अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप यहीं पे मिलेगा। आगे अनुच्छेद नंबर 344 आपको दिख रहा है, आपको 344 नंबर अनुच्छेद में दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान, है ना। क्वेश्चन यहाँ से आपको अनुच्छेद पूछेगा, ये हम कंपटीशन के हर एक एग्जाम की बात कर रहे हैं, कंपटीशन का हर एक एग्जाम में आप देख लोगे, है ना, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। वो चीज को हम अभी कवर करवा रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, 12th क्लास में ही आपको पढ़वा, 12th क्लास के लिए भी आप जो है पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे तक की जो है ना सोच को लेके चल रहे हैं। तो किसी बोर्ड का हम एग्जाम की बात कर ले तो वो, तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 344 में आता है ना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था। आपसे ये भी प्रश्न तो पूछ सकता है, बन सकता है आपसे कि किसकी अध्यक्षता में जो है राजभाषा का आयोग का गठन हुआ था, यानी कि गठन हुआ था, तो राजभाषा का गठन आयोग का किसकी अध्यक्षता में हुआ था, आप कहेंगे क्या, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। आपको कहे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 1955 ईस्वी में हुआ था, क्या ये ना कहेंगे, कितना ईस्वी में हुआ था, इस आयोग का गठन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो आप कहेंगे बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 345 में क्या है, राज्यों की राजभाषा जो है प्रादेशिक या भाषाओं से संबंधित नियम है। राज्यों की राजभाषा
या प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित नियम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो है हमारा 345 अनुच्छेद जो है उसमें ही क्या है आपको दिखने वाला है ये अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 348 में क्या है, उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं या उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं की भाषा अंग्रेजी जो है, आपका पहले ही बता दिए थे, शुरू में ही बताए थे, किसी भी सरकारी कामकाज को करवाने के लिए आप जाओगे तो यदि या तो आपको हिंदी में मिलेगा लिखने को मिलेगा, नहीं तो इंग्लिश में लिखने को मिलेगा, तो आप ज्यादातर इंग्लिश में ही मिलता है लिखने लिखा हुआ रहेगा। तो आप जो है ये जो अंग्रेजी जो भाषा है इसको जोड़ा गया था किसी अनुच्छेद के तहत, तो 348 अनुच्छेद के तहत जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है इसकी ये बात जो है लिखा हुआ है 348 अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 350 का क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का की सुविधा, ये जो है कहाँ पे है, तो आप कहेंगे क्या 350 में है। अनुच्छेद नंबर 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए केंद्र सरकार का कार्य कर्तव्य का निर्देशन, कर्तव्य व निर्देशन कहाँ पे है, तो 351 में है। और ये सबसे वीवीआई अनुच्छेद है, ये सबसे वीवीआई अनुच्छेद ये है और दूसरा वीवीआई अनुच्छेद ये। दो अनुच्छेद आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार परीक्षा में किसी भी परीक्षा में आपको पूछ देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप बढ़ते हैं आगे, इसके आगे जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें, अनुसूची में हो गया 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, है ना। मूल भाषाएं हमारा 14 हुआ है, उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। पहले 14 ही भाषा का जो है संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम जो है टोटल का टोटल 14 भाषाएं थी। अब जो है वर्तमान में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे क्या, अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि मूल भाषाएं कितनी है, तो आप कहेंगे उसमें 14 भाषाएं थी उस टाइम, है ना। और किस अनुसूची में आता है, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में आएगा भाषा, देखिए आपको प्रश्न यहाँ से ये रहेगा कि भाषा किस अनुसूची में आता है, तो आप कहेंगे क्या 8वीं अनुसूची में है। भाग की अगर बात कर ले तो वो आप कहेंगे 17वां नंबर जो भाग है उसमें आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा से संबंधित अनुच्छेद कितना से कितना तक होता है, तो आप कहेंगे क्या 343 से लेकर 351 तक आपका जो है भाषा से संबंधित है। ठीक है, इतना बात आप क्या कहें, क्लियर कर लिए। ठीक है, अगला जो है संविधान अब संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन यानी कि कुछ संविधान संशोधन हुआ है ना। संविधान संशोधन भाषा से संबंधित जो अनुसंधान यानी कि इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया, उसकी बात कर ले तो मूल संविधान में केवल 22 भाषाएं थी। इसके बाद 8 नई भाषाएं को जोड़ गई, है ना। 8 जो है नया भाषा को उसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन सा भाषा को जोड़ा, अब स्टेप बाय स्टेप आपको हमको समझा रहे हैं, आप नीचे आपको वही चीज समझा रहे हैं कौन कौन सी भाषाएं को आपको जोड़ के दिया गया। तो आप कहेंगे कि 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है, 21वां संविधान संशोधन के तहत आपका 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1967 ईस्वी में हुआ था, तो ना उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा, तो आप कहेंगे सिंधी भाषा को। भाषा से संबंधित बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अनुच्छेद अनुसंधान यानी सॉरी संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, वो भाषा से संबंधित। तो आपको 21वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो है सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में जोड़ा था। कितना ईस्वी में, तो आप कहेंगे 67 ईस्वी में। यहाँ से आपको कितना याद रखना, यहाँ से 3 को प्रश्न बनेगा आपको कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में कौन सा, ये भी प्रश्न तो हो सकता है कि 1967 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आप कहेंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपसे ये भी तो प्रश्न कर सकता है कि आपका जो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जो हुआ उसमें कौन सा भाषा को जोड़ा गया, वो भी तो प्रश्न कर सकता है। तो आप कहेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। 14+1 का मतलब ये हुआ कि 14 को पहले हमारा भाषा था, एक हमने सिंधी भाषा को जोड़ दिए तो बन गया हमारा 15, टोटल का टोटल यहाँ तक 15 भाषा हो गया। 1967 ईस्वी तक आपको टोटल का टोटल 15 भाषाएं थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जब हुआ, 71वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसको 71वां संविधान संशोधन आपको दिखाई दिया कितना ईस्वी, 1992 ईस्वी।
1992 ईस्वी में हुआ। अब कौन कौन सा भाषा को इसमें जोड़ दिया गया, तो आप कहोगे क्या, कोंकणी को जोड़ दिया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया। ठीक है, आपको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या कि 1992 ईस्वी में जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ। फिर यहाँ पे 3 प्रश्न बनेगा, 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपको कि 71वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ, तो आप कहेंगे 1992 ईस्वी में हुआ। और 1992 ईस्वी में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे क्या, 3 भाषाएं को जोड़ दिया गया। कौन कौन सी भाषाएं को जोड़ा, तो कोंकणी हो गया आपका, मणिपुरी हो गया, और क्या हो गया, नेपाली भाषा को आपको संविधान में जोड़ दिया गया। कितनी भाषा जुटा, कोंकणी और नेपाली और कौन, मणिपुरी, ये 3 भाषा आपको जो है 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऐसे याद तो नहीं रहेगा, तो आप ट्रिक याद रख ले, वो है आपका ट्रिक नमक है। न से हो गया आपका नेपाली हो गया, और म से हो गया आपका क्या, मणिपुरी हो गया, और क से हो गया आपका कौन सा, तो कोंकणी हो गया, है ना। नमक यानी कि ट्रिक है, न से नमक, है ना, न से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी हो गया। यहाँ पे 15+3 का मतलब ये होता है कि आपने 15 भाषा यहाँ सीखा, आपको 3 को भाषा यहाँ पे ऐड करके आप जो है यहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ दिए, है ना। आप जो है यहाँ पे 3 भाषाओं को आपने क्या किया, तो हमारा 18 को टोटल भाषा बन गया। तो टोटल 18 भाषा में आपको आ गया कौन कौन सा, 14+18 की अगर हम बात करें तो सिंधी हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुरी और नेपाली, ये 4 भाषा आपको क्या हो गया 1992 तक था संविधान में। उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ, और 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था, तो आप कहेंगे 2003 ईस्वी में हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ दिया गया था। कितना ईस्वी में, तो आप कहेंगे क्या, 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है कितना भाषा को जोड़ा गया, तो 4 भाषा को जोड़ा गया। उस 4 भाषा में आपका कौन सा संविधान संशोधन कहेंगे, तो आप कहेंगे 92वां संविधान संशोधन। कितना, तो 92वां संविधान संशोधन हो गया आपका 2003 ईस्वी में हुआ। उस 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो आप कहोगे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली और संथाली हो गया। कौन कौन सी भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको याद रखने का ट्रिक भी है कि बोडो, डोगरी और मैथिली यानी कि संथाली जो भाषा है, उसको याद रखने के लिए आपको ये जो है BDMS, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है BDMS, बोर्ड मास फॉर्मूला में आप लोग पढ़े होंगे, छोटे होंगे तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को सिखाया गया बोर्ड मास फॉर्मूला, उसमें भी BDMS का जो है प्रयोग होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी BDMS यानी कि B से हो गया आपका बोडो हो गया, D से हो गया आपका डोगरी हो गया, M से हो गया मैथिली, और S से हो गया आपका संथाली। कितना ईस्वी में आपको जोड़ के दिया गया, तो आप कहोगे क्या, 92वां संविधान संशोधन में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया 2003 ईस्वी में। और 2003 ईस्वी में कितनी भाषाओं को जोड़ के गया, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15+ इधर क्या हो गया आपको, 18+ उधर 15+3 किए थे तो 18 बना था, और 18+ यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे तो आपका 22 भाषाएं हो जाएगा। टोटल का टोटल जो संविधान में आपको क्या है मिलता है, यही 22 गो भाषा है संविधान में टोटल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चीजें क्लियर है। अगर चीजें क्लियर है तो आप लोग क्लास को क्या करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे दोस्तों तक, ताकि उन लोगों तक भी ये जो है क्लास चले जाए, है ना, और उन लोगों तक भी जाए तो वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आप बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे क्या, आगे कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जो भी ये जो है मास्टर माइंड इसको यानी कि कह सकते हैं, है ना, जो ये जो है VVI, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये याद रखने के लिए है, आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा ही ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जब 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 1949 ईस्वी के जो है को स्वीकृति मिला था। हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो आपको कहा जाएगा, ये प्रश्न ऐसे मिलेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। या ऐसे डायरेक्ट हिंदी दिवस आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप फिर भी कहोगे क्या 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और कितना ईस्वी के तहत जो इसको स्वीकृति मिला था, भारतीय संविधान ने इसको स्वीकृति दिया था, तो 1949 में जो है
इसको क्या किया था, स्वीकृति कर लिया था, स्वीकृत जो है कर लिया था कि हिंदी हमारा क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा को कब स्वीकार कर लिया गया था, तो आप कहेंगे क्या, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। एक होता है आपको विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्या, 10 जनवरी को क्या है मनाया जाता है। आपसे दो प्रश्न यहाँ हो गया, एक हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, 14 सितंबर को मैं कहेंगे। कितना ईस्वी में स्वीकृति मिला था, तो आप कहेंगे 1949 ईस्वी में इसको स्वीकृत कर लिया गया था। एक दूसरा प्रश्न ये बन सकता है आपको कि आपको कहा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्या, 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बात। इतना बात अगर क्लियर है तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी का जननी किसको कहा गया है, तो हिंदी का जननी ऊपर में पढ़े थे, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ये सब बात हम पीछे ऊपर में ही पढ़ लिया है। हिंदी का सीधा सीधा विकास कहाँ से हुआ है, तो अपभ्रंश यानी कि स्वरसेनी से हुआ है। स्वरसेनी जो भाषा हम लोग ऊपर जो देखे हैं, है ना, ऊपर के स्लाइड में हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। खड़ी बोली क्या होता है, तो खड़ी बोली दूसरा नाम है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौड़बी है। कौड़बी क्या होता है, तो इसका नामकरण पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। ठीक है। देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि की उत्तर शैली से हुआ है। आप क्या कहेंगे, ब्राह्मणी लिपि का उत्तरी शैली से हुआ है। किसका विकास हुआ है, तो देवनागरी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, तो देवनागरी का विकास हुआ है। और देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो ये हो गया आपका देवनागरी लिपि से हुआ। इतना ही था आपका भाषा चैप्टर से। पूरा भाषा चैप्टर हमने क्या किए, भाषा चैप्टर आपका क्या हो गया बाबू, आपका भाषा चैप्टर हो गया समाप्त। क्या हो गया, भाषा चैप्टर हमने पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दिए, पढ़ा दिए, है ना। आप, हमें उम्मीद है इस बात का कि आप लोग इस चीजों को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप क्या करें, इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों तक भी ये क्लास चले जाए, है ना। यदि आपको इस पूरे क्लास के बारे में अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट में बताएंगे कि हमें ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, वो भी आप बताएंगे, है ना। अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के पास इस क्लास को क्या कर दे, शेयर कर दे, है ना। तब तक आज की क्लास के लिए यहीं पे समाप्त होता है। हमारा पूरा का पूरा भाषा चैप्टर समाप्त हो गया व्याकरण का। अगले क्लास में हम लोग कुछ जो है दूसरा टॉपिक को लेके आएंगे, वो पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे हम लोग। अगला, अगर व्याकरण की बात कर ले तो अगला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है हमारा वर्ण चैप्टर है। वर्ण को हम लोग अगले क्लास में आएंगे, तो अगले क्लास में वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफी है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।